कमी क्या क्या थी। उसके बाद समरफेल्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि बोहर की कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं हम। तो उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले या फिर उसके मॉडल को पढ़ने से पहले जो बोहर मॉडल के ऊपर नेट और गेट में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं या फिर जेस्ट में टिफर में जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर लेते हैं। मेरे पीछे बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जो नेट 2011 में आया था। नेट दिसंबर 2011 में बोहर मॉडल से न्यूमेरिकल आया था। एक बार आप इस न्यूमेरिकल को खुद से पढ़िए, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं निकलता तो फिर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप उसको देखिए। शुरू करें, आओ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अगर एग्जाम में बैठ गए सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, दोबारा रीड करो, 3 बार रीड करो, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ो। गिवन दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सबसे पहली बात क्या दी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड स्टेट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम की ग्राउंड स्टेट में है, सबसे अंदर वाली स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, क्योंकि बोहर मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करी थी। इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी वो क्वेश्चन में देता जाए उसको लिखते जाओ। सबसे पहले उसने क्या दिया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी बता दी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम। पॉजिट्रोनियम क्या होता है, यहाँ पे तो इसने ब्रैकेट में दे दिया कि बाउंड स्टेट है किसकी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ना भी आए तो आपको पता होना चाहिए पॉजिट्रोनियम एटम होता क्या है। पॉजिट्रोनियम एटम जैसे देखो, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉजिट्रोनियम एटम की पूरी स्टेट समझाई थी। इसमें देखो पॉजिट्रोनियम एटम में अंदर क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन क्या, जिसके ऊपर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पॉजिटिव के बराबर होगा लेकिन उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होगा। इसके ऊपर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो इसमें क्या बताया गया, पॉजिट्रोनियम एटम में अंदर एक पॉजिट्रॉन है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऐसे ये स्टेट होती है किसी पॉजिट्रोनियम एटम की। तो उसने कहा अगर हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस पॉजिट्रोनियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ये आपको निकालना है। अब देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस जो था वो इनफाइनाइटली हैवी था, तो उसके अंदर हमने रिडबर्ग कांस्टेंट R इनफाइनाइट यूज किया था। लेकिन इस स्टेज में अगर आपके पास पॉजिट्रोनियम एटम का जो मास है वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन के मास के, अगर इन दोनों का मास बराबर है तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन एटम में हमने उसके मास को नेग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि न्यूक्लियस जो था वो इनफाइनाइटली हैवी था। लेकिन पॉजिट्रोनियम एटम में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेबल है तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ये देखो E हम कैसे निकालते थे nm स्टेट के लिए, -13.6 z² डिवाइड बाई n²। ये किस केस में था, जब न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी हो। लेकिन सेम यही कंडीशन उस टाइम निकालनी है जब न्यूक्लियस कैसा है, कंपेरेबल मास का है इलेक्ट्रॉन के मास के। तो उसमें क्या होता था कि इस पूरे मास को हम रिड्यूस्ड मास की फॉर्म में लिखते थे और उस केस में एनर्जी क्या होती, En = -μ/m 13.6 z² बाई n²। ये मैंने μ/m क्या लिखा है ये बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। μ/m जब हमारे पास सिस्टम जो है वो बाउंडेड सिस्टम बन जाता है तो μ/m हर केस में क्या आता है, करेक्शन फैक्टर आता है। तो हमें इस m की वैल्यू तो पता है, m की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जो ग्राउंड स्टेट में मेरे पास किसकी थी, हाइड्रोजन लाइक एटम की थी, यानी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वही। अब आपको इस म्यू की वैल्यू लिखनी किसकी टर्म्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में। तो देखो म्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ पॉजिट्रॉन मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पुट करो, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है तो मैं ऐसे लिख दूं मैं me + me डिवाइड बाई me मल्टीप्लाई बाई me + me। तो देखो क्या आ गया,
me² डिवाइड बाई 2me। तो कैंसिल, आपके पास रिड्यूस्ड मास क्या आ गया, me/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका आधा क्या आ गया, रिड्यूस्ड मास। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करो, ग्राउंड स्टेट वैल्यू निकालने के लिए इसकी पॉजिट्रोनियम एटम की म्यू की जगह पुट करो me/2, यहाँ पे ये me था, ये आपके पास 13.6 Z²/n²। तो अगर बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, सिर्फ क्या बचेगा 13.6, वही आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं तो N की जगह पे आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है। ग्राउंड स्टेट होने की वजह से N की जगह पे केवल 1 पुट करो, Me से Me काट दो, 1/2 13.6, Z की जगह पे 1, N की जगह पे 1, तो क्या आंसर आया, -1/2 × 13.6, यानी कि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी, पॉजिट्रोनियम एटम की। क्वेश्चन आया समझ में। सबसे पहले देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी दी गई है, हाइड्रोजन एटम की, उसके बाद किसकी पूछी गई है, पॉजिट्रोनियम एटम की। कुछ भी नहीं करना, ये देखो पॉजिट्रोनियम एटम में रिड्यूस्ड मास कैसे निकलेगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस्ड मास निकालो, करेक्शन फैक्टर में पुट करो, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था आपके पास पॉजिट्रोनियम एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल निकालते हुए यही चीज़ देखनी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, अपने कंसेप्ट अप्लाई करो, कंसेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, तो 5 नंबर बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन मेरे पीछे लिखा हुआ है ये गेट में पूछा गया था, गेट 2011 का क्वेश्चन है ये। एक बार आप भी उसको मार्क कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ R1 इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट अज्यूमिंग दैट मास ऑफ न्यूक्लियस टू बी इनफाइनाइटली लार्ज। हमने पहले ही पढ़ा था कि या तो न्यूक्लियस जो होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा या फिर न्यूक्लियस का मास कंपेरेबल होगा। तो इन्होंने क्या बोला, R1 उस टाइम पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है जब न्यूक्लियस आपका इनफाइनाइटली हैवी है, कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड R2 इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट टेकिंग द न्यूक्लियर मास टू बी 7500 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और R2 उस टाइम वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की जब न्यूक्लियस का मास जो है वो 7500 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास के। तो देखो एक बार तो न्यूक्लियस बता दिया इनफाइनाइटली हैवी, एक बार बता दिया इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरेबल यानी कि 7500 टाइम्स। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ R2/R1। आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट मास के डिपेंडेंट होता है, कैसे, डायरेक्टली। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो मास के डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। अगर मास चेंज हो रहा है यानी कि जब हमारा सिस्टम बाउंडेड सिस्टम बन गया, जब मास रिड्यूस्ड मास में चेंज हो गया तो R की वैल्यू भी कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो सबसे पहले निकाल दें रिड्यूस्ड मास क्या आएगा। रिड्यूस्ड मास देखो, रिड्यूस्ड मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस का मास जो है वो 7500 टाइम्स है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास के। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7500 me मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज me डिवाइड बाई फिर से मास ऑफ न्यूक्लियस 7500 me प्लस me। अब इनको फॉर्मूले पुट करने के बाद वैल्यू निकालो, 7500 me² 7501 me। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 7500 me डिवाइड बाई 7501। ये जो 7500 me डिवाइड बाई 7501, इसमें ये जो एक वैल्यू है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी 7500 डिवाइड बाई 7501, ये आपकी यूनिटी से कम है यानी कि 1 से कम है। इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिए गए थे उसमें पूछा गया था R2/R1 की वैल्यू यूनिटी होगी, R2 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू यूनिटी होगी, यूनिटी से कम होगी, यूनिटी से ज़्यादा होगी, ऐसे कुछ आपके पास ऑप्शंस थे। तो देखो हमने यहाँ पे सिर्फ म्यू की वैल्यू निकाली है। अब देखो R अगर M पे डिपेंड कर रहा है तो R डैश किस पे डिपेंड करेगा, M कोरिस्पोंड्स टू म्यू।
यानी कि r डैश आपके अंदर आपका m जो है वो म्यू पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे r डैश ना देके r की जगह पे आपको दिया गया है r1, r डैश की जगह पे आपको दिया गया है r2। r1 जिस केस में आपका न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी है, r2 जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस का मास कंपेरेबल है। तो देखो हमसे पूछा गया है रेशियो r2 डिवाइड बाई r1 का। तो अगर r2 प्रोपोर्शनल है म्यू के और r1 प्रोपोर्शनल है m के, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो म्यू की वैल्यू पुट करो r2 डिवाइड बाई r1। म्यू की वैल्यू है आपके पास 7500 डिवाइड बाई 7501 m e, और नीचे आपके पास m है। इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो r2 डिवाइड बाई r1 क्या आया 7500 डिवाइड बाई 7501। आपसे क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी गई थी, सिर्फ पूछा गया था r2 बाई r1 की वैल्यू यूनिटी होगी, यूनिटी से कम होगी या यूनिटी से ज्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या होगा लेस देन यूनिटी। अब जरूरी नहीं है अगले एग्जाम्स में भी वो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू ना पूछ के आपसे ये पूछ ले, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। टीफल के एग्जाम में क्या होता है, वो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेगा कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ क्या होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी भी आपको आनी चाहिए। और अगर पूछ ले यूनिटी से कम है, यूनिटी से ज्यादा है या उसके बराबर, तो वो भी पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो टीफर 2013 में पूछा गया था। टीफर क्या होता है, टीफर एक एजेंसी है जो कि पीएचडी में एडमिशन करती है। या तो आप बीएससी के बाद भी इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, या फिर एमएससी के बाद आप वहाँ पे पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टीफर 2013 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताई गई है किसमें, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में। इच VH कितनी है VH। If Vp is the velocity of an electron in the ground state of positonium, then तो उनसे पूछा गया अगर पोजिट्रोनियम हो तो उस केस में आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में। एक एटम तो दिया कौन सा उसने, हाइड्रोजन एटम, उसमें उसने वेलोसिटी बता दी कि VH है। दूसरा दिया उसने पोजिट्रोनियम एटम, उस केस में वेलोसिटी बता दी कि Vp है। तो बताओ कि वो Vp क्या होगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिया उसने Vp इक्वल टू VH। जो हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी थी वही सेम होगी। सेकंड Vp इक्वल टू 2VH, जो हाइड्रोजन में वेलोसिटी थी उसके डबल होगी। थर्ड उसके आधी होगी। फोर्थ √2 मल्टीप्लाई होगा किसका, VH का। तो आप बताओ, मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मास चेंज हो रहा है, पहले हाइड्रोजन एटम के केस में मास कुछ और था, पोजिट्रोनियम में वो मास चेंज हो गया, रिड्यूस्ड मास बन गया। तो क्या मास के चेंज होने से वेलोसिटी में फर्क पड़ रहा है, बताइए। नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। ये क्वेश्चन जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि बच्चे इसको कितना कहां तक सोल्व कर पाते हैं। वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रही तो न्यूक्लियस का मास चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरेबल हो, चाहे कुछ भी मास हो, मास के चेंज होने से कभी वेलोसिटी पे फर्क पड़ता ही नहीं है। मास के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ा तो पोजिट्रोनियम एटम में वही वेलोसिटी रहेगी जो हाइड्रोजन एटम में थी, यानी कि VH किसके बराबर होगा, Vp के। तो ये था आपका इसका आंसर पहला। तो देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गेट 2018 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट 2018 का क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, आप ये लगा लो। आज के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, लेट Tg and Te be the kinetic energy of electron in ground and third excited state। Tg जो है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसमें, ग्राउंड स्टेट में, और Te जो है वो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक। और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। दो आपको एनर्जी दी गई है, कौन सी, Tg और Te। G का मतलब ग्राउंड स्टेट में, E का मतलब एक्साइटेड स्टेट में। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, चाहे आपको किसी भी के लिए निकालनी हो। अब इसमें दो ही चीजें हैं, एक मास, एक कौन सी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ze² अपॉन 2nh एप्सिलॉन। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो देखो अब क्या करना है, इस v की वैल्यू पुट करनी है इस t में, यानी कि v² की जगह आपको
तो इस V की वैल्यू में देखो Z हाइड्रोजन एटम के लिए कांस्टेंट रहेगा, E की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चेंज होगा तो क्या सिर्फ N। ग्राउंड स्टेट के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए N की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस पूरे फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ V स्क्वायर की में N की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं TG की वैल्यू, हाफ M V, V की जगह ये वैल्यू पुट करो, ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद TE की वैल्यू हाफ M ZE स्क्वायर 2N डैश H एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर, यही चीज है। N की जगह यहाँ पुट कर देंगे 1, यहाँ पे N डैश की जगह पुट कर देंगे 3, तो क्या आ जाएगा TG में बाकी सब जो कांस्टेंट है हाफ M ZE स्क्वायर H एप्सिलॉन नॉट 2, इनको मैं बाहर रख देती हूँ, 1/4 M, दोनों 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ZE स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट, और N की जगह पे 1 है तो वो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखो TE में क्या हो जाएगा, हाफ 1/4 M ZE स्क्वायर, 2 को मैं पहले ही बाहर ले आई थी, N डैश की जगह पे क्या करना है 3 का स्क्वायर यानी कि 9H एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही है। ये था इसमें, ये इसमें है, यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर मैंने पहले कर दिया है, बाकी जो इतनी टर्म है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, M इसमें, M इसमें, ZE स्क्वायर 2H एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि 2 को मैं पहले ही बाहर ले आई थी। तो यही टर्म सेम यहाँ पे है, यही टर्म पूरी सेम यहाँ पे है। तो जब आप दोनों का रेशियो करोगे TG अपॉन TE, यही शायद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द रेशियो TG अपॉन TE। तो देखो इन दोनों टर्म्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 9 है। तो TG में तो क्या है ऊपर 1/1 और इसमें क्या है 1/9, तो ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया TG अपॉन TE का। इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं TG अपॉन TE इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/9, इस 9 यहाँ ऊपर आ जाएगा यानी कि 9:1। तो ये आपके पास किसका रेशियो आ गया TG अपॉन TE का। क्लियर है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ TG अपॉन TE। तो काइनेटिक एनर्जी किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ V में N की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। आप देखो आपसे कौन से N की वैल्यू पूछी गई है, किस एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू पूछी गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9:1। अब देखो जो मेरे पीछे 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यानी कि उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़े से कंसेप्ट अगर आपको पता है तो उस क्वेश्चन को आप ट्रिकी वे से निकाल लोगे, लेकिन अगर उसके कंसेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन में उलझ जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका नेट जून 2013 में पूछा गया था, इसको मार्क कर लो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेट जून 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ए म्यून क्या होता है, म्यून एक एटम है, ए म्यूनिक एटम फ्रॉम कॉस्मिक रेज इज ट्रैप्ड बाय ए प्रोटॉन। म्यूनिक एटम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके न्यूक्लियस पे तो होता है प्रोटॉन, ठीक है, और बाहर क्या रिवॉल्व करता है म्यून। तो इन्होंने म्यूनिक एटम ना देके आपको ये कह दिया कि एक प्रोटॉन है जिसने एक म्यून को ट्रैप कर लिया, म्यून को पकड़ लिया, यानी कि जैसे हाइड्रोजन एटम में अंदर प्रोटॉन होता है बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, वैसे यहाँ पे अंदर तो प्रोटॉन है लेकिन बाहर क्या है म्यून। इज ट्रैप्ड बाय अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो देखो इन्होंने सिंपल क्या बोला, एक प्रोटॉन ने म्यून को पकड़ लिया, किस तरह से हाइड्रोजन लाइक एटम बनाने के लिए। मास ऑफ म्यून इज 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये म्यून पकड़ा है इसका मास है 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज विल बी। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी सबसे कम। लाइमन सीरीज में एक बात तो आपको पता है, फाइनल जो होता है वो कौन सा होता है n = 1, इनिशियल वो n = इन्फिनिटी से n = 2 तक कुछ भी हो सकता है। तो
तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी उस टाइम होगी जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो एनर्जी सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो एक बात पता लगी कि 1/λ जो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला था, उस केस में आपको ni की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है? ni की जगह पे 2, यानी कि इनिशियल क्या था आपका n इक्वल टू 2 और फाइनल क्या है n इक्वल टू 1। तो इसमें पुट करो, क्या वैल्यू आ जाएगी? r इंफिनिटी 1/f की जगह पे 1 माइनस ni, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। सोल्व करो, r इंफिनिटी ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? 1/λ यानी कि वेव नंबर की। वेव नंबर की वैल्यू किस केस में? हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या वैल्यू आई? r इंफिनिटी 3/4। लेकिन अगर यही केस हमें म्योनिक एटम के लिए निकालना हो तो आपसे तो म्योन के लिए पूछा गया है ना, म्योनिक एटम में कैसे निकलेगा? म्योनिक एटम में r इंफिनिटी को r इंफिनिटी को आप चेंज करेंगे जस्ट r से, तो 1/λ इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/ni²। अब इस ये r कैसे निकलेगा? ये r निकलेगा आपका रिड्यूस्ड मास के लिए। अब म्योनिक एटम के केस में रिड्यूस्ड मास कैसे निकालना है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो म्यू कैसे निकालते हैं, हमें चाहिए न्यूक्लियस का मास। म्योनिक एटम के न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, जिसका मास होता है 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यून का मास आपको दिया गया है 200 me। नीचे इन दोनों के मास को ऐड कर दो, 1836 me प्लस 200 me। तो ये आपके पास क्या आ गया? इस म्योनिक एटम का मास आ गया जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास निकल के आता है 187 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास अगर म्यू आ गया तो इस म्यू को ही आप इस r की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो 1/λ, इसको r इंफिनिटी की टर्म्स में लिखो, 187 r इनफाइनाइट 1/nf की वैल्यू वही सेम रहेगी 1 और ni की वैल्यू 1/4। तो 1/λ आपके पास आ गया 187 r इंफिनिटी 3/4। अभी देखो r इंफिनिटी 3/4 वही सेम है जो किस पे था? हाइड्रोजन एटम के केस में था, सिर्फ चेंज किया हुआ है, उसकी जगह पे 187 आ गया उसके साथ में। तो हमें 1/λ की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा की। इसको इन्वर्स कर दो, लैम्डा इक्वल टू ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप इन्वर्स कर दो तो कैसे लिखा जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई बाई 180 r इनफाइनाइट। r इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? आपको ये वैल्यू मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इस लैम्डा में जब आप r इनफाइनाइट की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी, नहीं दी है तो आपको पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू है 4/3 इंटू ये इतनी वैल्यू है। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.67 एंगस्ट्रॉम। यही आपके न्यूमेरिकल के आंसर में गिवन था। अब आप सोचेंगे इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे निकालें? इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके कंप्यूटर में दिया हुआ होता है, जस्ट आप वहां तक निकाल लो, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना आसान है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी था, बस एक ट्रिक थी कि आप r इंफिनिटी और r को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो न्यूमेरिकल निकालना काफी आसान है। और ये न्यूमेरिकल भी एटॉमिक से 5 नंबर में आया था। तो देखो ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कितने आसान थे। आप 10 नंबर नेट या जेआरएफ में आपको पता है कितने जरूरी होते हैं, तो उन 10 क्वेश्चन के लिए आपको बोहर एटम पढ़ना था बस। तो हमने जो 5 न्यूमेरिकल किए उसमें गेट, नेट और TI-INFAR के न्यूमेरिकल हमने कर लिए। ये जो न्यूमेरिकल आपके पीछे लिखा हुआ है इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जेस्ट 2013 में। अब जेस्ट का एग्जाम कौन सा होता है? जेस्ट का एग्जाम होता है जो बच्चे PhD में एडमिशन के लिए देते हैं IITs या NITs में। NIT और IIT जो है वो आपके गेट के स्कोर पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ साल से उन्होंने अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया है, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो जेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था।
अगर कोई बच्चा एमएससी के बाद पीएचडी आईआईटी या एनआईटी से करना चाहता है तो वो जेस्ट का एग्जाम दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन है, इफ अ प्रोटोन वर 10 टाइम्स लाइटर, अगर प्रोटोन का मास 10 गुना हल्का होता, देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम वुड बी, तो उसके हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में क्या एनर्जी होती। अब तो प्रोटोन का मास आपको पता है कितना होता है, ये कह रहे हैं अगर उससे 10 गुना हल्का होता तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता। तो देखो एनर्जी आपको पता है माइनस म्यू जेड स्क्वायर E4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एनर्जी होती है। अब देखो एनर्जी जो है वो म्यू या फिर मास दोनों पे डिपेंड करती है। क्या तो अगर बाउंड्री सिस्टम है तो म्यू रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड करेगी, अगर न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी है तो वो सिंपल मास पे डिपेंड करेगी। तो हमारे पास इसने कहा कि अगर प्रोटॉन का मास 10 गुना कम होता, अगर प्रोटॉन का मास 10 गुना कम है तो आपके पास ऑब्वियसली म्यू यानी कि रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कम हो जाती। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कम होती तो एनर्जी की वैल्यू और भी कम आती। मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन का मास मैं ले लूँ, इस केस में आपके पास यही मास ले लीजिए हम। सेकेंड केस में हम कर दे म्यू बाई 10 जेड स्क्वायर E4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये मास क्या हो गया, डिक्रीज। अगर मास डिक्रीज हुआ तो मास एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अब डिक्रीज कैसे हो रही है, नेगेटिव में। आपको पता है नेगेटिव में जो भी चीज डिक्रीज होती है मतलब वो इंक्रीज हो रही है एक तरह से। एक एनर्जी में मान लूँ मेरे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी एनर्जी मेरे पास है -9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो न्यूमेरिकली जो ये वैल्यू है ये घट रही है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये जो पूरी वैल्यू है -9.3 ये -13.6 से ज्यादा है। यही सेम बात इसमें हुई है, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है। म्यू की वजह से एनर्जी की वैल्यू घट रही है, लेकिन एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है, आपसे उसने ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा है, वो एनर्जी इंक्रीज होगी। इसके जो ऑप्शन थे वो थे लेस, मोर, इक्वल या फिर 10 टाइम्स। तो देखो या तो आप लिखते हैं एनर्जी कम हो जाएगी या एनर्जी ज्यादा होगी या एनर्जी बराबर ही रहेगी या फिर एनर्जी 10 टाइम्स हो जाएगी। तो इस केस में आंसर क्या आया कि एनर्जी इंक्रीज होगी। आप ये नहीं बता सकते कितने टाइम इंक्रीज होगी, तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसको देखते ही अंदाजा मत लगा लेना कि एनर्जी घटेगी, नेगेटिव साइन की वजह से एनर्जी अपने आप में इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जगह अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछता, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बढ़ गई तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू बढ़ी है तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटेगी। अगर यही क्वेश्चन सेम ग्राउंड स्टेट की जगह आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछता तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटती। आगे समझ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जेस्ट में। तो ये मैंने आपको आज 5 न्यूमेरिकल करवाए जो गेट, नेट, TIFR और जेस्ट में पूछे गए हैं। इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे और सिंपल पेपर से प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ नहीं समझ आई। अगला जब लेक्चर लेंगे तो उस पर समरफेल्ड ने बोहर की कमी को कैसे दूर किया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बोहर ने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन समरफेल्ड ने बताया कि केवल सर्कुलर में नहीं वो इलिप्टिकल भी रिवॉल्व कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन होने की वजह से ही बोहर जो है वो उसके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन जब समरफेल्ड ने बताया कि वो सर्कुलर के अलावा इलिप्टिकल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो आप उससे उसका फाइन स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगले जो क्लास हम लेंगे उसमें समरफेल्ड का एक्सटेंशन पढ़ेंगे बोहर मॉडल के बारे में। इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछो। थैंक यू सो मच।